Dear students, Assalamu alaikum. This is the first video of your week number 12 और इन वीडियोस के अंदर हम लेक्चर नंबर 22 एंड 23 जो हैं इनको कवर करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. लास्ट टाइम जो है वो हम एक बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है जिसको हम न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे. आपको याद होगा न्यूरल नेटवर्क्स जो है इनका आइडिया जो है इट इज बेस्ड ऑन द ह्यूमन नॉलेज सिस्टम या ह्यूमन इंटेलिजेंस सिस्टम आप इसको कह सकते हैं, जो कि एक न्यूरल नेटवर्क होता है जिसमें वी हैव मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं और इस तरीके से हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है. तो जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन है इनका आइडिया भी एक तरह से इट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क. हमने ये बात की थी कि जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन होता है इसका आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके से होता है. इसके अंदर आपके पास डिफरेंट डायरेक्शंस जो हैं इनमें से आपको इनपुट जो है वो रिसीव हो रही होती है फ्रॉम मल्टीपल डिफरेंट डायरेक्शंस और ये इनपुट जो है इनसाइड दिस न्यूरॉन जो है वो आके एक्यूमुलेट हो जाती है और हर इनपुट लाइन जो है इसमें एक तो हमारे पास इनपुट होती है और दूसरा उस इनपुट के साथ अटैच्ड वेट होता है जो कि उसके कनेक्शन स्ट्रेंथ जो है इसको रेफर कर रहा होता है. तो ये जो इनपुट एंड इट्स वेट जो है ये आपस में मल्टीप्लाई होता है और फिर एक्यूमुलेट होके कलेक्ट हो जाता है इनसाइड द न्यूरॉन. और इनपुट के अंदर हमारे पास एक बाइस इनपुट भी अवेलेबल होती है जिसकी वैल्यू जो है वो हमेशा 1 होती है. इनपुट वैल्यू जो है इसकी हमेशा 1 होती है और वेट वैल्यू जो है इसकी भी चेंज कर सकती है, इसकी भी अडेप्ट कर सकती है. तो ये जो क्यूमुलेटेड वैल्यू है ये एक एक्टिवेशन फंक्शन को प्रोवाइड कर दी जाती है और एक्टिवेशन फंक्शन ये डिसाइड करता है कि इस न्यूरॉन की आउटपुट जो है वो क्या होगी या ये न्यूरॉन जो है वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर क्या एज ए आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करेगा. हमने ये डिस्कस किया था विद एन एग्जांपल कि जो लर्निंग होती है न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर ये बेसिकली एडजस्टमेंट ऑफ वेट्स होती है. तो जो वेट्स को हम अपडेट करते हैं, वेट्स को हम एडजस्ट करते हैं, ये बेसिकली न्यूरल नेटवर्क के अंदर एक लर्निंग प्रोसेस होता है जो हम अडेप्ट कर रहे होते हैं या अपना मॉडल ट्रेन कर रहे होते हैं. तो उसके अंदर हम बेसिकली ये करते हैं कि हम जो वेट्स होते हैं इनको अपडेट कर रहे होते हैं और वेट की जो कन्वर्जेंस है या उसका जो सक्सेस है वो एक ही दफा ट्रेनिंग डेटे के ऊपर एक प्रोसेस को परफॉर्म करने से अचीव नहीं होता, बल्कि हमें सो मेनी टाइम्स सम टाइम ये प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करना पड़ता है जिसको हम ट्रेनिंग का प्रोसेस कह सकते हैं या लर्निंग का प्रोसेस जो है वो कह सकते हैं. ये जो न्यूरल नेटवर्क हैं ये डिफरेंट तरीकों से कनेक्टेड होते हैं. न्यूरॉन जो है ये डिफरेंट तरीकों से कनेक्टेड होते हैं. इनका एक सिंपल कनेक्शन जो है इसको हम परसेप्ट्रॉन कहते हैं. परसेप्ट्रॉन के अंदर हमारे पास एक इनपुट लेयर होती है जिसके अंदर पॉसिबली कुछ न्यूरॉन हो सकते हैं और एक ही आउटपुट लेयर होती है. अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको हम परसेप्ट्रॉन के तौर पे जो है वो रेफर कर सकते हैं. जैसे लास्ट टाइम जो आपने एग्जांपल देखी थी इट इज काइंड ऑफ ए परसेप्ट्रॉन. यहाँ पे हमारे पास एक ही इनपुट लेयर थी, उसी के थ्रू जो है वो आगे आउटपुट जो है वो जनरेट हो रही थी और इस तरह का जो स्ट्रक्चर है या इस तरह की जो टोपोलॉजी है इसको हम परसेप्ट्रॉन के तौर पे जो है वो रेफर कर सकते हैं. यहाँ पे आपको डायग्राम नजर आ रही है परसेप्ट्रॉन की. परसेप्ट्रॉन के अंदर हमारे पास एक इनपुट लेयर होती है जिसमें कुछ न्यूरॉन हो सकते हैं, मल्टीपल न्यूरॉन्स हो सकते हैं, वन और मेनी न्यूरॉन्स जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं. ये जो इनपुट लेयर है ये एक तरह से जो अपनी आउटपुट है वो आउटपुट लेयर जो है इसको प्रोवाइड कर रही होती है. तो एक्चुअली जो अफेक्टिव न्यूरॉन होते हैं वो हमारे पास आउटपुट लेयर के ऊपर होते हैं जहां पे इनपुट आने वाली वैल्यूज जो हैं वो अपने वेट्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होती हैं और फिर यहाँ पे आके वो सम होती है और फिर एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो डिसाइड करता है कि इस न्यूरॉन जो है इसकी आउटपुट जो है वो क्या होगी. तो इस तरह का स्ट्रक्चर जहां पे आपके पास इनपुट लेयर हो जो सिंपली या ओनली इनपुट जो है इसको आगे फॉरवर्ड कर दे आउटपुट लेयर के न्यूरॉन को, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम परसेप्ट्रॉन के तौर पे जो है वो रेफर कर रहे होते हैं. ये जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल बेसिक और फंडामेंटल स्ट्रक्चर है
और हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि ये सिर्फ उसी डेटे को क्लासिफाई कर सकता है जो कि लीनियर सेपरेबल है। ये एक टर्म हमने यूज की थी लीनियर सेपरेबल की। इसका मतलब ये था कि हम अपने डेटे को एक 2 डायमेंशनल स्पेस के ऊपर प्लॉट करें और उसकी क्लासेस जो है उनको अगर हम स्ट्रेट लाइन के साथ आपस में डिवाइड कर सकें तो इस तरह की सिचुएशन जो है इसको हम लीनियर सेपरेबल कहते हैं। अगर आपका डेटा लीनियर सेपरेबल है तो तभी आप परसेप्ट्रॉन जो है इनको यूज कर सकते हैं। और अगर आपका डेटा लीनियर सेपरेबल है तो परसेप्ट्रॉन सिंपली क्या करते हैं, आफ्टर द लर्निंग ये बेसिकली एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं बिटवीन द 2 क्लासेस और आप फिर डिसीजन करते हैं कि कोई भी नया आने वाला डेटा जो है वो इन दोनों में से किस क्लास के साथ जो है वो बिलोंग कर रहा है। ये चीज जरा दोबारा से देख लीजिएगा। लेट्स से ये हमारे पास कुछ डेटा है, ये 2 क्लासेस में कंसिस्ट कर रहा है। लेट्स कॉल दिस क्लास 1 एंड लेट्स कॉल दिस क्लास 0। और ये कुछ डेटा जो है ये आप देख रहे हैं कि व्हाइट सर्कल्स की फॉर्म में है और कुछ डेटा जो है ये ब्लैक सर्कल्स की फॉर्म में है। ये आपकी एग्जांपल्स हैं, ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं और इसको हम लीनियर सेपरेबल कह सकते हैं क्योंकि इसके दरमियान हम एक लाइन सेपरेटर जो है वो डाल सकते हैं। आप एक स्ट्रेट लाइन के साथ इसको सेपरेट कर सकते हैं। ये डेटा जो है वो आपका या ये जो ट्रेनिंग डेटा है ये बेसिकली आपका लीनियर सेपरेबल है। लेकिन अगर आप कुछ ब्लैक स्पॉट्स जो है उनको अगर आप कुछ इस तरीके से अरेंज कर दें कि कुछ ब्लैक स्पॉट्स जो है वो यहाँ पे आ जाएं इस पोजीशन के ऊपर, या कुछ ब्लैक स्पॉट्स जो है वो और यहाँ पे आ जाएं, कुछ यहाँ पे आ जाए और कुछ व्हाइट सर्कल्स जो है वो यहाँ पे आ जाएं और इसी तरीके से कुछ व्हाइट सर्कल्स यहाँ पे आ जाएं। तो अब आप गौर कर रहे हैं कि आपका डेटा जो है वो लीनियर सेपरेबल नहीं रहा क्योंकि अब आप अपने डेटे को इफेक्टिवली एक स्ट्रेट लाइन के साथ जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते या आप इस तरीके से इसकी सेपरेशन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। तो परसेप्ट्रॉन एक्चुअली क्या करते हैं, परसेप्ट्रॉन अगर डेटा लीनियर सेपरेबल है तो इनके दरमियान एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इस लाइन की बेसिस के ऊपर नई आने वाली एग्जांपल्स के बारे में डिसाइड करते हैं कि वो इनमें से किस क्लास के साथ जो है वो बिलोंग करती हैं। अगर तो लाइन से ऊपर फॉल कर रही है नई आने वाली एग्जांपल तो उसको प्रेडिक्ट कर देते हैं एज ए क्लास 1 और अगर लाइन से नीचे बिलोंग कर रही है तो उसको प्रेडिक्ट कर देते हैं एज ए क्लास 0। ओके जी, तो ये एक तरह से लिमिटेशन है, हम कह सकते हैं कि जो परसेप्ट्रॉन है ये इनकी लिमिटेशन है। इसी तरीके से हमने ये भी देखा कि परसेप्ट्रॉन जो है दे हैव इजीली परफॉर्म द एंड ऑपरेशन एंड और ऑपरेशन बट दे आर अनएबल टू परफॉर्म द एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन। तो एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन को ये परफेक्टली सॉल्व करने में केपेबल नहीं थे। उसकी रीजन जब हमने देखी और प्लॉट किया एक्सक्लूसिव और को तो वी हैव सीन दैट कि एक्सक्लूसिव आर का डेटा जो है वो लीनियर सेपरेबल नहीं है। आप एक स्ट्रेट लाइन के साथ जो है वो इसको डिवाइड नहीं कर सकते इस डेटे को बिटवीन 2 पार्ट्स या इसकी क्लासेस को आप 2 हिस्सों के अंदर जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते। ये भी ये डायग्राम आपके सामने आ रही है, आपको नजर आ रही है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो एक्सक्लूसिव आर है इसमें अगर इनपुट वैल्यूज जो हैं वो डिफरेंट हो तो ये 1 प्रोड्यूस करता है, जैसे यहाँ पे ये 1 प्रोड्यूस कर रहा है और यहाँ पे ये 1 प्रोड्यूस कर रहा है, और अगर ये सेम हो तो ये 0 प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे 0 जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप एक लाइन के साथ इस डेटे को सेपरेट नहीं कर सकते, इसको क्लासिफाई नहीं कर सकते, इसलिए परसेप्ट्रॉन आर नॉट एबल टू सॉल्व द एक्सक्लूसिव और प्रॉब्लम। अब एक्सक्लूसिव आर को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे अब आपको एक नेटवर्क नजर आ रहा है जिसको यूज करके आप एक्सक्लूसिव आर जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एक तरह से नेटवर्क जो है इसके वेट्स ट्रेन कर दिए गए हैं बाय यूजिंग द ट्रेनिंग डेटा ऑफ एक्सक्लूसिव आर, जो कि आपको प्रीवियस स्लाइड में नजर आ रहा है। इसको यूज करके इस नेटवर्क को ट्रेन कर दिया गया है और अब ये नेटवर्क जो है ये एक्सक्लूसिव आर की प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व कर रहा है। अब अगर आप इस नेटवर्क पे गौर करें तो इसमें अब 3 लेयर्स बन गई हैं। एक आपके पास इनपुट लेयर है, लेट्स कॉल इट इनपुट लेयर। ये जो फर्स्ट लेयर है दैट इज द इनपुट लेयर, और अब आपके पास एक दरमियान में लेयर आ गई है, इट इज द हिडन लेयर।
अब इनपुट लेयर आउटपुट लेयर को डायरेक्टली डेटा नहीं दे रही, बल्कि वो हिडन लेयर को डेटा दे रही है, और हिडन लेयर जो है वो आगे इनपुट प्रोवाइड कर रही है आउटपुट लेयर को। तो ये आपके पास हिडन लेयर है, और इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे एक आउटपुट लेयर है। लेट्स कॉल इट आउटपुट लेयर। तो पहले जहां पे आपके पास सिर्फ दो लेयर्स थी, एक इनपुट लेयर थी और एक आउटपुट लेयर थी, अब ऐसा नहीं है, बल्कि अब आपके पास बेसिकली तीन लेयर्स हैं, एक जिसमें इनपुट लेयर है और दूसरी जो है वो आपकी हिडन लेयर है, और थर्ड वन जो है वो आपकी आउटपुट लेयर है। इनपुट लेयर जो है ये कनेक्ट हो रही है, इनपुट लेयर के जो न्यूरॉन हैं ये कनेक्ट हो रहे हैं, आप देख रहे हैं हिडन लेयर के साथ। फॉर एग्जांपल दिस न्यूरॉन जिसको अभी मैं टिक कर रहा हूं, ये यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है हिडन लेयर के न्यूरॉन के साथ, और यहाँ पे ये हिडन लेयर के दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट हो रहा है। ऐसे ही ये जो न्यूरॉन है ये इस पॉइंट के ऊपर हिडन लेयर के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, और दूसरे न्यूरॉन के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। और ये जो -1 वगैरह आपको नजर आ रहे हैं, दे आर बेसिकली वेट्स। ये वो वेट्स हैं जो कि इनपुट और हिडन लेयर के दरमियान हैं, और यहाँ पे आपको वो वेट्स नजर आ रहे हैं 1 और -1, जो कि बेसिकली हिडन लेयर और आउटपुट लेयर के दरमियान है। अब ये एक ऐसा नेटवर्क है जो बेसिकली एक्सक्लूसिव OR की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। एक और चीज भी आपको यहाँ पे नजर आ रही है जो कि बायस इनपुट है। ये आपको यहाँ पे बायस इनपुट नजर आ रही है। दिस इज द वेट ऑफ द बायस इनपुट। बायस इनपुट के बारे में आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, इनपुट वैल्यू, और ये बायस इनपुट का वेट है और इसकी भी वैल्यू हमेशा 1 है। ये आउटपुट न्यूरॉन का बायस है और इसकी वैल्यू भी हमेशा 1 रहेगी। तो बायसेस भी आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, और एक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, और ये स्ट्रक्चर जो है ये बेसिकली एक्सक्लूसिव OR की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। लेट्स सी कि ये एक्सक्लूसिव OR की प्रॉब्लम जो है इसको किस तरीके से सॉल्व कर रहा है। पहले इसका जरा एक्टिवेशन फंक्शन देख लें। इसका एक्टिवेशन फंक्शन कुछ यूं है, अगर तो एक्यूमुलेटिव वैल्यू ग्रेटर देन 0 के होगी तो ये 1 प्रोड्यूस करेगा, मतलब पॉजिटिव होगी तो ये 1 प्रोड्यूस करेगा, अगर ये नेगेटिव होगी तो ये 0 प्रोड्यूस करेगा। तो सारे न्यूरॉन्स के लिए बेसिकली एक ही रूल है, अगर तो एक्यूमुलेटिव वैल्यू या नेट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी तो ये 1 आउटपुट करेगा न्यूरॉन, और अगर ये नेगेटिव होगी तो ये 0 आउटपुट करेगा। इसका भी जो आपके पास एक्टिवेशन फंक्शन है वो बेसिकली हार्ड लिमिटर है। इसका एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो हार्ड लिमिटर है, और ये भी 2 वैल्यूज ही प्रोड्यूस कर रहा है, या 1 प्रोड्यूस कर रहा है या ये 0 जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। अब जरा देखिएगा कि इसमें न्यूरॉन्स में वैल्यूज किस तरीके से एक्यूमुलेट होगी। इसके लिए हम 2 इनपुट्स देते हैं इनपुट लेयर के ऊपर। हम ऐसा करते हैं कि इनपुट लेयर के ऊपर 1 इनपुट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और एज पर द एक्सक्लूसिव OR हम जानते हैं कि इसकी जो आउटपुट है इट शुड बी 0। जब ये नेटवर्क फाइनल हो जाए तो इसकी आउटपुट जो है वो 0 होनी चाहिए। अब जरा देखिएगा, ये इनपुट जो है वो सबसे पहले ऊपर वाला जो न्यूरॉन है इसमें एक्यूमुलेट होगी। अब जरा आप गौर करिएगा, ऊपर वाला न्यूरॉन इस सब को इसका वो जो सम है, वेटेड सम जिसको कहा जाता है, वो कैलकुलेट करेगा। सबसे पहले देखिएगा इसने 22 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसने 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसका एक वेट जो है जो इस डायरेक्शन से आ रहा है वो -1 है, और इसका दूसरा वेट जो है वो भी जो कि दूसरी डायरेक्शन से आ रहा है, इट इज आल्सो -1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इस सारे का आंसर जो है वो -0.5 आया। तो मतलब जो वेटेड सम आया है इस न्यूरॉन का, दैट इज -0.5। तो एज पर द एक्टिवेशन फंक्शन इसकी आउटपुट क्या होनी चाहिए इस न्यूरॉन की? इस न्यूरॉन की आउटपुट जो है वो 0 होनी चाहिए। ओके जी, इस तरीके से नीचे वाले न्यूरॉन में आ जाएं। इस न्यूरॉन के अंदर भी उसी तरीके से वेटेड सम जो है वो कैलकुलेट होगा। यहाँ पे भी वैल्यू जो है वो आपके पास -1.5 आ रही है। इसका मतलब ये है कि इस न्यूरॉन की हिडन लेयर के दूसरे न्यूरॉन की आउटपुट भी क्या होनी चाहिए? इट शुड आल्सो बी 0। तो दोनों हिडन लेयर के जो न्यूरॉन है इनकी आउटपुट जो है वो आपको 0 नजर आ रही है, और सॉरी इसकी आउटपुट जो है वो 0 नजर आ रही है, और ये आउटपुट जो है इसको लेके ये आउटपुट लेयर वाला न्यूरॉन जो है इसके ऊपर मूव कर जाएंगे, फॉरवर्ड कर जाएंगे, और अब वहां पे जाके हम
इसका वेटेड सम जो है वो कैलकुलेट करते हैं। आप जानते हैं कि आउटपुट वाला न्यूरॉन जो है इसकी भी 3 इनपुट्स हैं, एक तो 2 तो आपको न्यूरॉन से मिल रही है और एक वॉइस इनपुट है, और अब ये सारी अपने अपने रेलिवेंट वेट्स के साथ मल्टीप्लाई होंगी और ऐड हो जाएंगी, और फिर एक्टिवेशन फंक्शन डिसाइड करेगा कि इस न्यूरॉन की आउटपुट जो है वो क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको इसकी कैलकुलेशन नजर आ रही है। ये सारी वैल्यूज जो हैं वो हमने मल्टीप्लाई की उसके रेलिवेंट वेट्स के साथ, और इसकी कैलकुलेशंस परफॉर्म की रेलिवेंट वेट्स की, और यहाँ पे भी एक्यूमुलेटेड वेटेड सम जो है वो -0.5 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आउटपुट लेयर के ऊपर जो न्यूरॉन है इसके आउटपुट भी 0 है। इसका मतलब है कि ये जो न्यूरॉन है इसकी आउटपुट जो है वो 0 हो रही है। तो एज पर द एक्सक्लूसिव और इसकी आउटपुट जो है वो 0 ही आनी चाहिए थी, और ये एक तरह से 2 इनपुट वैल्यूज के लिए जो है वो सही परफॉर्म कर रहा है। आपके लिए अब अटेंडेंस क्वेश्चन ये है कि आपने इस सेम प्रोसेस को 0-1 इनपुट के लिए परफॉर्म करना है। इस न्यूरल नेटवर्क के ऊपर आपने इस सेम प्रोसेस को 0-1 इनपुट जो है इसके लिए परफॉर्म करना है। ओके जी, तो ये जो प्रॉब्लम है जो कि एक्सक्लूसिव और की हमने देखा था कि वो परसेप्ट्रॉन से सॉल्व नहीं हो पाई थी, लेकिन अभी जो नेटवर्क हमें सामने नजर आ रहा है इस नेटवर्क ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। और इस नेटवर्क को आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी देख के आए हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स कहते हैं, और ये बहुत ही एक फेमस और इम्पोर्टेंट न्यूरल नेटवर्क स्ट्रक्चर है जिसको हम मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन स्ट्रक्चर या समटाइम इसको MLP भी कह देते हैं। और ये एक फीड फॉरवर्ड नेटवर्क होता है, और इसमें हम देख रहे हैं कि इट इज केपेबल टू सॉल्व द एक्सक्लूसिव और प्रॉब्लम जो कि आपको सामने जो है वो नजर आ रही है। ये पहले हमने नेटवर्क डिजाइन किया होगा, उसके बाद इसके रैंडम वेट्स लिए होंगे और फिर हमने इन वेट्स को एडजस्ट किया होगा। दिस इज हाउ दिस फाइनल शेप ऑफ द नेटवर्क जो है, जो कि आपको सामने नजर आ रही है, ये एक्चुअली इट इज अचीव्ड। ओके जी, तो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स जो हैं दे आर केपेबल टू परफॉर्म द टास्क which the basic or fundamental perceptrons are not capable to perform. This is what we have seen so far. और इस डिस्कशन को हम थोड़ा आगे लेके चलते हैं और थोड़ा गौर करते हैं कि मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन ने इस टास्क को किस तरीके से परफॉर्म किया है। बेसिकली मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन ने इस टास्क को 2 लाइंस को ड्रॉ करके जो है वो परफॉर्म किया है। मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन ने ये किया कि इनके जो हिडन न्यूरॉन्स थे, 2 न्यूरॉन्स थे, हर एक जो है वो एक लाइन प्लॉट कर रहा है। आप देख रहे हैं कि हर एक जो है वो एक लाइन जो है वो प्लॉट कर रहा है। तो अब रीजन जो है वो कुछ यूं बनी है कि जो कुछ लाइंस के इनसाइड है, दोनों लाइंस के इनसाइड है, वो आपकी एक क्लास में डिवाइड हो गया है, और जो कुछ लाइन से आउटसाइड है दोनों से, वो आपकी दूसरी क्लास जो है वो उसमें डिवाइड हो गया। तो यही एक बेसिक फिनोमेना होता है मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स के अंदर अपनी टास्क को परफॉर्म करने का, कि वो मल्टीपल लाइंस के साथ जो है वो बाउंड्रीज डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, और आपकी क्लासेस जो हैं उनकी जो डिसीजन बाउंड्रीज जो हैं, सेपरेटर्स जो हैं, वो लाइन सेपरेटर्स जो हैं वो उनको इस तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो वी हैव डन ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन ऑन मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स, लेकिन अभी इस डिस्कशन को हम थोड़ा होल्ड करते हैं और हम थोड़ा अभी डिस्कस करते हैं एक्टिवेशन फंक्शंस के ऊपर। तो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स की डिस्कशन को थोड़ा कॉन्क्रीटली परफॉर्म करने के लिए वी हैव टू डिस्कस ए लिटिल अबाउट द एक्टिवेशन फंक्शंस, और अभी हम अपनी डिस्कशन जो है उसको कुछ देर तक महदूद रखते हैं एक्टिवेशन फंक्शंस के ऊपर, और फिर जब इनको हम रीजनेबली कवर कर लेंगे तो फिर हम दोबारा से रिज्यूम करेंगे मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स की डिस्कशन को। एक्टिवेशन फंक्शन आपको याद होगा, अभी हमने डिस्कस भी किया है कि एक्टिवेशन फंक्शन डिसाइड्स द आउटपुट ऑफ द न्यूरॉन। तो एक्टिवेशन फंक्शन का यही एक मेन मकसद होता है कि न्यूरॉन जो है वो किसी भी लेयर में हो, हिडन लेयर में हो या आउटपुट लेयर में हो, तो उसकी आउटपुट क्या होनी चाहिए। याद रखें जो इनपुट लेयर होती है ये नॉर्मली
अपनी जो इनपुट होती है इसको सिंपली फॉरवर्ड कर देती है, ये एक्यूमुलेटेड सम वगैरह वाली एक्टिविटी नहीं करती। एक्यूमुलेटेड सम और एक्टिवेशन फंक्शन वाली एक्टिविटी जो है ये हिडन लेयर या हिडन लेयर्स के अंदर हो रही होती है या आउटपुट लेयर्स के अंदर हो रही होती है। तो एक्टिवेशन फंक्शन जो है इस पे थोड़ी अभी हम डिबेट करते हैं रिगार्डिंग द एक्टिवेशन फंक्शंस। अभी जो एक्टिवेशन हमने फंक्शन देखा है दिस इज द हार्ड लिमिटर फंक्शन, और हार्ड लिमिटर इसको इसलिए कहा जाता है द थ्रेशोल्ड फंक्शन विच कैन ओनली आउटपुट 0 और 1। ठीक है, अगर हम इसको प्लॉट करना चाहे तो कुछ इस तरीके से हम इसको प्लॉट कर सकते हैं कि ये या डेटा जो है इसको लेता है आपके डेटे को, एक्यूमुलेटेड डेटे को, जो भी आपका एक्यूमुलेटेड डेटा बन रहा होता है तो उनके लिए दो में से एक ही क्लास डिसाइड करता है, या उनके लिए ये 0 डिसाइड कर रहा होता है या ये उनके लिए 1 डिसाइड कर रहा होता है। तो इसके पास बाइनरी चॉइसेस ही हैं, या ये 0 की चॉइस दे रहा होता है 0 क्लास की, या 1 क्लास की जो है वो चॉइस दे रहा होता है। तो इसके अलावा इसके पास चॉइसेस जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। तो इस वजह से इसको हार्ड लिमिटर जो है इसके तौर पे हम रेफर कर रहे होते हैं। ये चॉइसेस आपके पास और भी हो सकती हैं, जैसे हमने 1 और -1 की चॉइस भी देखी थी। जब आप 1 और -1 की चॉइस ले रहे होते हैं तो आपका ये जो प्लॉट है ये थोड़ा नीचे की तरफ जो है वो शिफ्ट कर जाता है। ये इस तरीके से प्लॉट होता है आपका डेटा, क्योंकि आप -1 की चॉइस ले रहे हैं तो आपका डेटा जो है वो नीचे की तरफ प्लॉट हो रहा होता है। तो एनी हाउ आपके पास दो ही चॉइसेस बन रही होती हैं, या 0 1 बन रही होती है या 1 या -1 बन रही होती है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 0 1 वाली चॉइस ले रहे हैं या 1 या -1 वाली चॉइस ले रहे हैं। आपके पास बेसिकली दो ही चॉइसेस हैं एज ए आउटपुट ऑफ द न्यूरॉन। ये दिस इज द मेन रीजन जिसकी वजह से हम इस तरह के फंक्शन जो है इनको हार्ड लिमिटेड फंक्शन के तौर पे जो है वो प्रेफर कर रहे होते हैं। हार्ड लिमिटेड जो है इनके अंदर कुछ इश्यूज होते हैं। सबसे मेन इशू इनके अंदर ये होता है क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं, और डिसकंटिन्यूअस होने की वजह से दे आर नॉट डिफरेंशिएबल। हम इनके डेरिवेटिव्स नहीं ले सकते, इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। और ये रीजन ना होने की वजह से हम इनके ऊपर कुछ मैथमेटिकल जो साउंड एक्टिविटीज हैं, प्रोसेसेस हैं, वो हम इनके ऊपर परफॉर्म नहीं कर पाते। दूसरा हार्ड लिमिटेड फंक्शंस के अंदर इशू ये होता है कि द लीनियर क्लासिफायर ऑलवेज अनाउंसेस ए कंप्लीटली कॉन्फिडेंट प्रेडिक्शन। या तो वो हमेशा कहते हैं 1 है या वो हमेशा कहते हैं 0 है। तो उनके पास दो ही चॉइसेस अवेलेबल हैं, या 1 की चॉइस अवेलेबल है या 0 की चॉइस अवेलेबल है। तो वो कोई दरमियान में एग्जिस्ट करने वाला, या जिसको हम कहते हैं ऑन द लाइन जो डेटा होता है, उसके बारे में भी उनके पास कोई चॉइस अवेलेबल नहीं होती जिसको वो अप्रोप्रिएटली रेफर कर सके। तो वो रिजिड होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर आउटपुट, और वो दो ही कैटेगोरिकल वैल्यूज के दरमियान वर्क कर रहे होते हैं। और दो कैटेगोरिकल वैल्यूज जो है ये 1 या 0 हो सकती हैं, या 1 या -1 हो सकती हैं। तो ये इश्यूज हैं, दे आर नॉट डिफरेंशिएबल, और इनकी चॉइस जो है वो काफी हार्ड होती है। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए all of these issues can be resolved to a large extent by softening the threshold function, approximating the hard threshold with a continuous differentiable function. तो अगर आप अपनी डिसीजन मेकिंग को थोड़ा सॉफ्ट कर दें और कोई ऐसा एक्टिवेशन फंक्शन यूज करें जो कि कॉन्टिन्यूस हो और डिफरेंशिएबल हो, जाहिर है अगर वो कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल भी होगा, तो उस सिचुएशन के अंदर आपका जो प्रोसेस है वो काफी हद तक बेहतर हो जाता है। आपकी एक्टिविटीज जो है वो काफी हद तक जो है वो रिफाइन हो जाती हैं। एरर रिडक्शन की एक्टिविटीज जो है वो काफी हद तक रिफाइन हो जाती हैं। इस सिलसिले के अंदर हमारे पास काफी सारे डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो अवेलेबल हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। बट आउट ऑफ दीज द मोस्ट फेमस एक्टिवेशन फंक्शन इज नोन एज सिग्मॉइड फंक्शन, जिसको हम लॉजिस्टिक फंक्शन भी कहते हैं, या जिसको हम सिग्मॉइड फंक्शन के तौर पे भी रेफर कर रहे होते हैं। सिग्मॉइड इसको इसलिए कह रहे होते हैं कि इसकी एस शेप बन रही होती है, और यहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है लॉजिस्टिक फंक्शन नोन एज सिग्मॉइड फंक्शन हैज ए वेरी गुड मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस ए वैल्यू बिटवीन 0 and 1।
तो ये हमेशा 0 और 1 के इंटरवल के दरमियान वैल्यू जो है वो प्रोड्यूस करता है। जो आपकी नॉर्मली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है, ये जो वैल्यू प्रोड्यूस करेगा वो हमेशा आपको 0 एंड 1 के दरमियान जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो कोई भी आपके पास क्यूमुलेटिव वैल्यू आए तो जो एक्टिवेशन फंक्शन है, अगर ये लॉजिस्टिक फंक्शन है या सिग्मॉइड फंक्शन है, तो ये आपको वैल्यू प्रोड्यूस करेगा ऑलवेज 1 एंड 0 के दरमियान। This is how we can define the logistic function 1 over 1 plus e raised to power minus z। ये इसका बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसके साथ जो है वो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। जो हमारा अडेप्टेड फॉर्मूला है उसका वो कुछ यूं बनता है कि लॉजिस्टिक फंक्शन जो है इट इज 1 over 1 plus e raised to power minus w times x, और w यहाँ पे वेट है और x यहाँ पे इनपुट है। तो ये वही एक्यूमुलेटिव वैल्यू है जिसको हमने सम के तौर पे रेफर किया था, और वो आप यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट कर दें, और ये फॉर्मूला एक्चुअली क्या करेगा, ये आपको 0 और 1 के दरमियान कोई भी वैल्यू जो है वो जनरेट कर देगा। तो दिस इज हाउ वी कैन प्लॉट दिस फंक्शन। आप इसको कोई भी वैल्यू पास करें, वो नेगेटिव में जितने मर्जी साइज की हो या पॉजिटिव में जितने मर्जी साइज की हो, ये हमेशा आपको वैल्यू जो है वो 0 और 1 के दरमियान ही प्रोड्यूस करेगा। जैसे इसकी शेप से आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि जब आपकी पॉजिटिव वैल्यूज जो है वो एक्सटेंड हो जाती हैं तो ये अपने आप को फ्लैट कर लेता है, मतलब इसका बिहेवियर हार्ड लिमिटर की तरह हो जाता है, और जब आपकी नेगेटिव वैल्यूज काफी मैग्नीट्यूड में बढ़ जाती हैं तो ये आपको 0 के साथ फ्लैट कर लेता है। तो बहुत लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज के साथ और बहुत लार्ज नेगेटिव वैल्यूज के साथ जो है ये हमेशा 0 जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो उसके अलावा जो भी चॉइसेस होती है ये आपको 0 एंड 1 के दरमियान जो है वो कोई भी वैल्यू जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। दिस फंक्शन जो है दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फंक्शन, और इसको हम यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन के तौर पे जो है वो कंसिडर करने जा रहे हैं। ओके जी, इसकी जो आउटपुट है, द आउटपुट कैन बी इंटरप्रेटेड एज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बिलोंगिंग टू ए क्लास लेबल्ड 0 और 1। अब इस बात को जरा समझने की कोशिश करें। अगर आपका ये फंक्शन जो है वो कोई वैल्यू जनरेट करता है तो आप उस वैल्यू को प्रोबेबिलिटी के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। लेट्स से अगर ये आपको वैल्यू जनरेट करता है 0.7, ओके, तो आप अब 0.7 को अगर आपने एज आउटपुट कंसिडर करना है तो आप देख सकते हैं कि ये 1 के ज्यादा नजदीक है। तो अगर आपने एज ए आउटपुट इसको जनरेट करना है क्लास के तौर पे, तो आप यहाँ पे 1 क्लास जो है वो एज ए आउटपुट जो है वो जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम द आउटपुट लेयर। ओके, और अगर ये वैल्यू देता है आपको 0.3, तो आप इसको 30% प्रोबेबिलिटी के तौर पे ले सकते हैं, और 30% प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि आप इसको 0 क्लास के साथ जो है वो कह सकते हैं कि दिस इंस्टेंस इज बेसिकली बिलोंग्स टू द क्लास 0। तो जो आउटपुट वैल्यूज होती हैं लॉजिस्टिक फंक्शन की, आप इनको प्रोबेबिलिटीज के तौर पे ले सकते हैं, और जिस क्लास के साथ ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन रही है विच इज नियर टू द क्लास रेलिवेंट क्लास, आप उस क्लास को जो है वो एज ए आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके जी, तो लर्निंग इन लॉजिस्टिक फंक्शन विद द इमर्जेंस ऑफ द कॉन्टिन्यूअस एक्टिवेशन फंक्शन सजेस्टेड न्यू अप्रोचेस टू द एरर रिडक्शन, और दिस लर्निंग रूल इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ एरर सरफेस। जब आपके पास इस तरह के कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आ जाते हैं तो आप काफी डाइवर्स किस्म की जो एरर रिडक्शन टेक्निक्स हैं वो आप यूज कर सकते हैं। उन्हीं में से एक टेक्निक है विच इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ एरर सरफेस। एरर सरफेस जो है इसमें हम करते ये है कि हम क्यूमुलेटिव एरर जो है इसको एज ए फंक्शन ऑफ नेटवर्क वेट्स कंसिडर कर लेते हैं, और इसको एक 2 डायमेंशनल स्पेस के ऊपर एक इमेजिनरी लाइन के तौर पे जो है वो परसीव कर लेते हैं। और लाइक दिस यहाँ पे हमारे पास ये 2 डायमेंशनल स्पेस है जिसमें वाई एक्सिस जो है वो एरर को रेफर कर रहे हैं, और जो आपके एक्स एक्सिस है ये वेट को रेफर कर रहा है। लेट्स अज्यूम कि आपके पास एक ही न्यूरॉन है और एक ही वो इनपुट दे रहा है, तो उस सिचुएशन के अंदर जो है वो आपकी जो एरर है इट इज कंसिडर्ड एज ए फंक्शन ऑफ नेटवर्क वेट्स।
तो आपने इसके तौर पे जो है इसको कंसिडर कर लिया है एज ए फंक्शन ऑफ नेटवर्क वेट्स। ओके जी, आपका फिर अब मकसद या पर्पस ये होता है कि आपने इस एरर को रिड्यूस करना है। एरर जो है आपने इसको रिड्यूस करना है ताकि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो न्यूरल नेटवर्क्स जो है इनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर से बेहतर हो। तो अभी तो आप सिर्फ एक वेट को ले रहे हैं, अगर आपके पास मल्टीपल न्यूरॉन है तो आपके पास प्लॉट जो है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और यहाँ पे भी अगेन वही सिचुएशन बन रही है, ये आपकी एरर है, यहाँ पे प्लॉट हो रही है और यहाँ पे आपका वेट 2 प्लॉट हो रहा है और यहाँ पे आपका वेट 1 प्लॉट हो रहा है और ये आपके पास सरफेस एक बन रही है जो कि आपकी एरर जो है इसको रिप्रेजेंट कर रही है। और यहाँ पे भी आपका मकसद है कि किसी तरीके से आपने एरर जो है इसको मिनिमाइज करना है और आपने मिनिमम एरर जो है इसको इस तक पहुंचना है, इसको आपने अचीव करना है। तो एरर सरफेस का कॉन्सेप्ट जो है ये बेसिकली ये होता है कि हम क्यूमुलेटिव एरर को एज ए फंक्शन ऑफ नेटवर्क वेट्स जो है वो कंसिडर करते हैं। ओके, तो अब हमें कोई ऐसा प्रोसेस चाहिए, कोई ऐसा तरीका चाहिए जो कि इस एरर को रिड्यूस करे ऑन दिस सरफेस। तो रिडक्शन की तरफ हमें लेके जाए, एरर रिड्यूस करने की तरफ हमें लेके जाए और इसके सिलसिले में काफी तरीके डेवलप किए गए, लेकिन जो मोस्ट फेमस मेथड है इट इज नोन एज ग्रेडियंट डिसेंट अप्रोच, जिसको हम हिल क्लाइंबिंग अप्रोच भी कहते हैं। ग्रेडियंट डिसेंट अप्रोच जो है ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है द मोस्ट फेमस टेक्निक है जो कि न्यूरल नेटवर्क्स जो है किसी भी तरह के हो, वो परसेप्ट्रॉन हो, मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन हो, उनके अंदर मोस्टली जो है वो यूज हो रही होती है एरर्स को रिड्यूस करने के लिए। एंड व्हेन एरर इज कंसिडर्ड एज ए फंक्शन ऑफ नेटवर्क वेट्स। ओके जी, ग्रेडियंट डिसेंट अप्रोच को जरा देखते हैं। टू यूज दिस अप्रोच, इसके लिए हमें डिफरेंशिएबल फंक्शन चाहिए और हम जानते हैं कि हम जो फंक्शन यहाँ पे यूज कर रहे हैं दैट इज लॉजिस्टिक फंक्शन। तो इसका मतलब ये है कि हार्ड लिमिटर के साथ आप ग्रेडियंट डिसेंट अप्रोच जो है इसको यूज नहीं कर सकते। ओके जी, ग्रेडियंट डिसेंट अप्रोच करती ये है कि एट एनी पॉइंट इन द पैरामीटर स्पेस अ लूप अंटिल द कन्वर्जेंस और फॉर ईच वेट वी डू चेंज द वेट। किस तरीके से हम चेंज कर रहे हैं? by taking the derivative of loss और उसको हम लर्निंग रेट के साथ मल्टीप्लाई करके हम डेरिवेटिव ऑफ लॉस जो है इसको ले रहे हैं। और क्योंकि ये डिसेंट है तो इसलिए आप देख रहे हैं कि जो हमारा लर्निंग रेट है ये हमने इसको नेगेटिव कर दिया हुआ है या इसको हमने नेगेटिव जो है वो परफॉर्म कर दिया है। तो ये एक तरह से एक सिंपल सी डिस्कशन है जिसको हम ग्रेडियंट डिसेंट अप्रोच जो है इसके तौर पे रेफर कर रहे होते हैं। ग्रेडियंट डिसेंट अप्रोच जो है इसके ऊपर हम फर्दर डिस्कशन जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है इसके अंदर परफॉर्म करेंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।